नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से, जहां राणा दंपति की बेल पर सुनवाई टल गई है। अब कल इस मामले पर सुनवाई होगी। सुनील सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? देशद्रोह तक के मामले उन पे दर्ज हुए हैं। गिरफ्तारी हुई थी 23 तारीख को। जी बिल्कुल, आज नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जो राणा दंपति हैं उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी और जो सरकारी पक्ष है उसे जवाब दायर करना था। बहरहाल सरकारी पक्ष ने अभी कुछ देर पहले ही जवाब तो फाइल कर दिया, लेकिन सुनवाई आज नहीं हो सकती है क्योंकि जज ने ऐसा कहा है कि आज वो दूसरे मामले की सुनवाई में व्यस्त है, तो सुनवाई कल होगी। और इस बार नवनीत राणा की तरफ से जो पहले वकील थे उनके रिजवान मर्चेंट की बजाय आबाद पोंडा जो है वो यहाँ पर दलीलें देंगे। और वो सुबह आए थे और उन्होंने यही कहा कि इस बार मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूंगा और चूंकि मेरे क्लाइंट जेल में के अंदर हैं, इसके लिए मेरी विनती है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि आज वक्त नहीं है उनके पास, तो कल दोपहर में सुनवाई होनी तय हुई है। बहरहाल जो सरकारी वकील ने जो जवाब फाइल किया उसमें साफ तौर पे इनकी जमानत अर्जी का विरोध किया गया है। ये कहा गया है कि इन दोनों के खिलाफ 124A के तहत गंभीर धारा लगाई गई है। इनके खिलाफ इसके पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनका जो और हाईकोर्ट से भी जो इनकी एक फर्जी जन्म के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी इनके खिलाफ मामला है। तो कई ऐसे मामले हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है आपराधिक है, तो अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो ये और समाज ये खतरा बन सकते हैं। इसलिए इनकी जमानत अर्जी का विरोध किया गया। जमानत न दी जाए ऐसा कहा गया और उसी के तहत अब कल सुनवाई होगी। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। आज ये सुनवाई टल गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरे अपडेट के लिए आपका। आम आदमी पार्टी की नीतियों से, अरविंद केजरीवाल के जो किए गए कामों से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश में ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्योंकि हिमाचल से दिल्ली डिस्टेंस काफ़ी है, तो कांगड़ा के अंदर 8 मई आने वाली 8 मई को एक बहुत बड़ी सभा करके उसमें लगभग 1000 के करीब इनके सभी कार्यकर्ता जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, 1000 लोग 8 मई को साथ में ज्वाइन करेंगे। तो अभी ये लोग रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी टीम से आए हैं, तो इनके साथ साथ हर एक के साथ 200, 300, 150 लोग जो कार्यकर्ता हैं वो सब ज्वाइन करेंगे 8 मई को कांगड़ा। यानी क्वेश्चन इसको लेकर अभी नहीं, उसके लिए 2:30 बजे। लेकिन सर बिजली संकट जो पैदा हो रहा है वो अभी क्या स्थिति है उसकी वो बता दीजिए। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत, तो दिल्ली में कोयले का संकट और बिजली की आपूर्ति बढ़ गई है। बिजली की इस वक्त कमी है। हमने तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के जो ऊर्जा मंत्री हैं उस पर बात करेंगे। बहरहाल 2:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका हम रुख करेंगे। फिलहाल दोबारा से लौट रहे हैं हम उसी खबर पर। राणा दंपति की जो बेल पर सुनवाई है वो टल गई है। सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बता दें कि 23 करके नहीं रखा जाता। बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग 1 दिन का। परसों के बाद बिजली नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए। 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का, और 14 दिन 7 दिन का तो हो, 1 दिन के ऊपर काम नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने जिस लिखा है कि मेट्रो और अस्पताल, ऐसे में अस्पतालों की क्या बैकअप पोजीशन है? देखिएगा, ऐसा है, मैं बता दूं आपको, बिजली जो है, बिजली पावर प्लांट में बनाई जाती है। पावर प्लांट में बिजली बनेगी। दिल्ली के PPAs हैं सबके साथ। आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। अभी कितनी डिमांड है सर और कितना पीक जा सकता है? अभी 6000 मेगावाट का पीक चल रहा है। सवाल ये है कि अस्पतालों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि वहाँ पर कम से कम बिजली नहीं कटेगी इस तरीके की, क्योंकि हालात बन जाएगी स्थिति अगर। देखिएगा, वो तो हम देखेंगे कि कहाँ की इसको एडजस्ट करना है, परंतु सबसे बड़ी बात है तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करो ना कि भाई कोयला पहुँचा दे, रैक्स लगा दें, रेलवे के थ्रू को पहुँचा दे। वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है रादर देन कि हम उसकी तैयारी करें। दिल्ली के अंदर हमारा कोई पेंडिंग पेमेंट नहीं है। बाहर ये है कि हरियाणा, यूपी जो उन्हीं के राज्य वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं, वो अलग हो सकता है, तो उनको ना दें, हम तो दे रहे हैं पैसे। सर क्या लगता है डिले हुआ इसमें कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि दिल्ली के अलावा राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने भी इस इशू को उठाया है कि केंद्र सरकार स्टॉक्स अवेलेबल नहीं करा पा रही है। मैं पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयला नहीं है,
आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें जो 21 दिन का होता था 1-1 दिन का बचा है। तो ये तो जो बनाने वाले हैं केंद्र सरकार को ही देखना है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। एक पिछले साल में भी इसी तरीके से क्राइसिस आया था, क्या वजह हो रही है कि जो लगातार? मुझे लगता है उसको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे ट्रेनें हैं, रैक जो है 450 होते थे पहले, अब 405 हैं, तो रैक भी 10% कम हो गए हैं, जो कि बढ़ने चाहिए थे, घट गए हैं। तो दिल्ली की डिमांड जो है वो कहा गया कि 8200 तक गई, कल 6000 को मैच किया है, जा सकते 8200 तक जा सकते हैं, 6000 को मैच किया दिल्ली ने। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति रही तो क्या दिल्ली अंधेरे में डूब रही है, ऐसी स्थिति हो सकती है? देखो, मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिजली बनेगी और हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर प्लांट शटडाउन होगा तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। पहले मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ, फिर बात। तो यहाँ दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि दिल्ली में भी कोयले की कमी के चलते जो पावर प्लांट में बिजली की कमी पैदा हो रही है, दिल्ली वालों को खासतौर से अस्पतालों में, मेट्रो के लिए जो है उस कमी से वो प्रभावित हो सकते हैं उन सेवाओं पर। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इस परेशानी से, इस बेहद मुश्किल घड़ी से बाहर कैसे निकलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर एक आम इंसान पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि कोरोना के टाइम पर किस तरह के हालात अस्पतालों में बने थे, ऑक्सीजन की कमी, बिजली की कमी के चलते, वो सबने देखे थे। सुनील सिंह हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुनील, शुरुआत हमने इसी खबर के साथ की थी कि किस तरह से राणा दंपति की सुनवाई बेल पर वो टल गई है, कल इस मामले पर सुनवाई होगी। यहां एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो धाराएं लगाई गई हैं इस दंपति पर, वो देशद्रोह का मामला बनाया गया है, जबकि जो उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो वैसा तो हुआ नहीं था। तो ये धाराएं बेहद सख्त है, किस तरह की दलील यहां पर उनके वकील की तरफ से दी जाएगी कोर्ट में? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो धारा 124 ये राजद्रोह लगाई गई है, उसको लेकर पहले से ही सवाल उठ रहा है। और हम ही कल ही का हम देखें कि जो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, उनका एक एफिडेविट जो कि उन्होंने भीमा कोरेगांव हिंसा जांच आयोग में दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सरकार जो है कई धारा 124A का विरोध करती है, खास करके का दुरुपयोग करती है, खास करके उन लोगों के खिलाफ जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हनन होने पर। तो यानी कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं कि इसका दुरुपयोग, इस धारा का दुरुपयोग होता है। लेकिन उन्हीं की सरकार है और उन्हीं की मुंबई पुलिस ने धारा 124 नवनीत राणा और रवि राणा पर लगाई है, इसलिए उस पर बहस बहुत तेज हो गई है। बहरहाल अभी बचाव पक्ष क्या दलील देगा वो कल जब सुनवाई होगी तब ज्यादा जानकारी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यह है कि धारा 124 पर एक बहस है जो सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी धारा उन पर लगाई गई 153, यानी कि समाज में तनाव फैलाने की, उस धारा के तहत भी जो है कि वो उसका भी यहाँ पर दलीलें दी जाएगी बचाव पक्ष की तरफ से कि हम तो घर में बैठे थे, उनके लोग ही सड़क पे थे, शिवसेना वाले, और वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की। लेकिन बहरहाल दलीलें जो हैं ये बचाव पक्ष की है। लेकिन फिलहाल जो सरकारी पक्ष ने जो जवाब दाखिल किया है नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी के खिलाफ, वो भी बहुत गंभीर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों का जो आचरण है वो ऐसा है जिससे समाज में तनाव फैलता है या समाज में कहीं न कहीं एक तरह से असंवेदनशीलता की भावना बढ़ जाती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ 124 ये लगाया गया है, राजद्रोह का मामला लगाया गया है। तीसरा उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ और भी पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और फर्जी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का भी मामला इनके खिलाफ है, इसलिए इन्हें जमानत न दी जाए, वरना इनके जमानत छूटने से हो सकता है कि समाज में फिर से तनाव फैल सकता है। तो समाज में तनाव फैलने वाली धारा इन दंपति के ऊपर लगाई गई, साथ ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर जमानत पर आज सुनवाई टल गई, कल फिर से सुनवाई करेगा कोर्ट। अगली खबर भी महाराष्ट्र से, जहां धुले में मुंबई आगरा हाईवे पर पुलिस ने हथियारों का एक जखीरा पकड़ा है, जिसमें 89 तलवारें और एक खंजर मिला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से महाराष्ट्र के जालना ले जाए जा रहे थे। लेकिन क्यों ले जाए जा रहे थे, धुले पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। नई चमकती तलवारों का यह जखीरा राजस्थान के चित्तौड़ से जालना ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही धुले जिले की सोनगिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक मुंबई आगरा हाईवे पर सुबह गश्त के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर तलाशी लेने पर उसमें से तलवारें बरामद हुई। 90 वेपन्स उसमें मिले हैं, 89 सोर्ड्स और एक ड्रैगर, ऐसे 90 वेपन्स वो गाड़ी से बरामद हुए हैं। उसमें एक ड्राइवर प्लस 3 लोग थे।
प्राइमरी इंक्वायरी में वो लोग सब जालना के हैं ऐसा पता चला है और उन्होंने वो वेपन चित्तौड़गढ़ से जालना के लिए ले जा रहे थे। सवाल है, इतनी तलवारें क्यों और किसके इशारे पर महाराष्ट्र में लाई जा रही थी? जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद शरीफ, शेख इलियास, सैयद नईम और कपिल दाभाड़े है। सभी जालना जिले के चंदनजीरा इलाके में रहने वाले हैं। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर विवाद अपने चरम पर है, तब इतनी बड़ी संख्या में तलवारों को राज्य में लाना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसीलिए मामले की जांच धुले की लोकल क्राइम ब्रांच को दे दी गई है और जालना पुलिस की भी मदद ली जा रही है। धुले से नीलेश परदेसी और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़े के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मशहूर अभिनेता सलीम गौस का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। सलीम गौस ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है। सलीम गौस की आवाज ही एनडीटीवी के प्रोमो सच दिखाते हैं हम में थी। सलीम गौस को एनडीटीवी की ओर से श्रद्धांजलि। सलीम गौस की अभिनय यात्रा बेहद शानदार रही। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्में की। सारांश, कलयुग, चक्र, मंथन, मोहन जोशी हाजिर हो, वेल्डन अब्बा, सरदारी बेगम। टीवी सीरियल में भी काम किया उन्होंने। ये जो है जिंदगी, सुबह, भारत एक खोज, इन सब में उनका अभिनय और अभिनय के पीछे उनकी आवाज बेहद शानदार अभिव्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। हम सब उन्हें याद करते रहेंगे और तब याद करते रहेंगे जब जब इस वीडियो को देखेंगे सच दिखाते हैं हम, जिसमें सलीम गौस की आवाज न सिर्फ गूंजती है बल्कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। हम उन्हें एनडीटीवी इंडिया की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सच दिखाते हैं ताकि दुनिया के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम ताकि पैसे की चमक से कभी हुनर ना पड़े फीका, खुदगर्जी खोखला न बना दे सोचने का तरीका। सच दिखाते हैं हम ताकि अच्छे विचार और आदर्श बस किताबी बातें ना रह जाएं। के अंदर एक नया जोश और उत्साह पैदा हुआ है। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। एनडीटीवी इंडिया, जुबान पे सच, दिल में इंडिया।